हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे और इसमें आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जिसने सूरवंश की स्थापना की, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हुमायूं मैंने पढ़ा दिया है और बाबर भी कंप्लीट हो चुका है। शेरशाह सूरी प्रारंभिक परिचय की बात करते हैं तो 1472 से लेकर 1545 तक इसका जीवन काल था। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? बैजवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब में 1472 ईस्वी में। कानूनगो एक इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, और ये कहते हैं इसका जन्म 1486 में हुआ था। एक और जगह पर इसके बारे में वर्णन मिलता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बताया जाता है शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वो नरनौल परगने में हुआ था, हरियाणा में। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर विवाद है। कई इतिहासकार का मानना है कि बैजवाड़ा होशियारपुर ज़िले में पंजाब में हुआ था और कईयों का मानना है नरनौल परगने में हरियाणा में हुआ था। ऐसे ही डेट को लेकर भी कन्फ्यूज़न है। फिलहाल यहाँ पे आप बैजवाड़ा याद रखिए, होशियारपुर पंजाब में। इसके बचपन का नाम फरीद था, फरीद। पिता इसके हसन खां सूर थे, सासाराम के जागीरदार। अब आप पूछेंगे सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में है। यानी कि इसके जो पिता थे हसन खां सूर, ये बिहार के सासाराम के जागीरदार थे। जागीरदार मतलब वहाँ के गवर्नर थे। पिता से मनमुटाव के कारण फरीद जौनपुर आ गया और प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर प्राप्त की। अब ये जो फरीद था, इसको शेर खां की उपाधि कैसे मिली? तो कहा जाता है दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खां लोहानी, उन्होंने इसको ये उपाधि दी थी। जब शेर खां ने, यानी कि ये जो फरीद है, इसने जब एक शेर के बच्चे को मार डाला तो बहार खां लोहानी ने इसको शेर खां की उपाधि दी। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद शेरशाह ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर दक्षिण बिहार का शासन हथिया लिया। ये याद रखिएगा। पहले बहार खां लोहानी के यहाँ ये सेना में शामिल होता है, उनके अधीन कार्य करता है, और जब एक शेर को मार डालता है तो बहार खां लोहानी इसको शेर खान की उपाधि देता है। फिर जब बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद शेरशाह उसकी विधवा दूदू बेगम से शादी कर लेता है और दक्षिण बिहार का शासन अपने हाथों में ले लेता है। मुगलों के साथ संबंध और शेरशाह की प्रतिज्ञा। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था और उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। अब सोचिए, चंदेरी का युद्ध जो 1528 में होता था, 28 में हुआ। एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ चंदेरी के शासक मेदिनी राय। तो उस समय चंदेरी के युद्ध में शेरशाह ने बाबर का साथ दिया था। लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ, मतलब अगला युद्ध हुआ 1529 में, घाघरा का युद्ध, तो उसमें क्या होता है कि शेरशाह जो है वो महमूद लोदी के साथ चला जाता है, यानी बाबर के खिलाफ हो जाता है और बाबर को एक संदेश भेजता है कि मैं भले ही आपके साथ नहीं हूँ, महमूद लोदी के साथ हूँ, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगा नहीं, यानी मैं निष्क्रिय रहूँगा। इस चीज़ को बाबर बहुत ध्यान से सुनता है, समझता है। वो सोचता है कि पहले तो मेरे साथ था, अगले युद्ध में दूसरे के साथ हो गया और मुझे संदेश दे रहा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, निष्क्रिय रहूँगा। तो बाबर अपने बेटे हुमायूं को शेरशाह के बारे में समझाता है, बताता है कि इससे सावधान रहना, और इसको चालाक अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दी थी। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को चेतावनी दी कि ये शेरशाह से बच के रहना, ये चालाक अफगान है। 1529 में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले तो दक्षिण बिहार पर अधिकार किया। दक्षिण बिहार के जो सूबेदार थे बहार खां लोहानी, उनकी पत्नी विधवा से दूदू बेगम से शादी कर लिया,
यानी कि दक्षिण बिहार का पार्ट अपने कब्जे में किया। फिर क्या किया, चुनार, ये मिर्ज़ापुर के ज़िले में पड़ता है, जो मिर्ज़ापुर ज़िला है वहीं पे चुनार का किला है। तो वहाँ पे ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। तो चुनार भी इसके अधीन आ गया, दक्षिण बिहार भी इसके अधीन है। अब साम्राज्य विस्तार और द्वितीय अफगान वंश, तो ये जो सूर्यवंश है जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी करता है 1540 में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित करके, इसको द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं। सूर्यवंश को द्वितीय अफगान वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पहले एक अफगान वंश आ चुका है जिसको हम लोग लोधी वंश कहते हैं। तो लोधी वंश को हम लोग पहला अफगान वंश कहते थे, और ये जो है शेरशाह सूरी का जो सूर्यवंश है इसको द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। अब इसके कुछ युद्धों के बारे में बात करते हैं। जैसे एक युद्ध होता है 1534 में, सूरजगढ़ का युद्ध। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में शेर खां ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को पराजित करके 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। तो बंगाल के शासक कौन थे, गयासुद्दीन महमूद शाह। इनको शेर खां पराजित कर देता है और 13 लाख दिनार ले लेता है इनसे। तो ये 1534 में हुआ था। फिर तेलियागढ़ी का युद्ध, शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने 1538 ईस्वी में मुगलों को परास्त किया, और तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी कहा जाता है, यानी बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो तेलियागढ़ी युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, शेर शाह का एक पुत्र था इस्लाम शाह और मुगलों के बीच। कब हुआ था, 1538 में। और कहा जाता है ये जो तेलियागढ़ी है ये बंगाल की कुंजी है, यानी बंगाल में प्रवेश करने का रास्ता है, प्रवेश द्वार है। अब साम्राज्य स्थापना की बात करते हैं। चौसा के युद्ध में 1539 में और बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर दिया, और 1540 ईस्वी में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो ये सब युद्धों के बारे में मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने हुमायूं पढ़ा था तो वहाँ पर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध पहले ही पढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में पढ़ के निकल जाएंगे आगे। चौसा के युद्ध में जब विजयी हुआ शेरशाह सूरी, तो उसने जो शेर खान था यानी शेरशाह था, उसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की या शेरशाह की उपाधि धारण की। तो पहले इसका नाम था फरीद, फिर जब शेर को मार डाला तो बहार खां लोहानी ने इसको शेर खान की उपाधि दी। फिर चौसा के युद्ध में जब ये विजयी हो गया तो ये अपने आप को किस उपाधि से नवाजता है, शेर शाह, यानी फरीद से शेर खान बना और शेर खान से शेर शाह बन गया। और सुल्तान आदिल की उपाधि भी इसने धारण की थी। शेरशाह सूरी साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में इसको देखते हैं। इसकी विजय के बारे में देखते हैं, उत्तराधिकार, शासन व्यवस्था, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सूर्यवंश जो था ये 1540 से लेकर 1555 तक था, ठीक है, 1555। लेकिन यहाँ पे हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। तो जो शेरशाह सूरी का शासन था वो 40 से 45 तक था, यानी 1540 से 1545। और 5 वर्षों में वह उपलब्धि जो अन्य 50 वर्षों में ना कर सके, यानी कोई शासक जो 50 वर्षों में ना कर सका, शेरशाह सूरी ने वो उपलब्धि 5 सालों में हासिल कर ली थी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पंजाब विजय के बारे में। तो पंजाब को शेरशाह ने कब जीता, 1540 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर आप देखिए लाहौर, मैंने यहाँ पे मैप भी बना दिया है। 1541 में रोहतासगढ़ का किला, यहाँ पे आप देखिए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लगभग बॉर्डर पर रोहतासगढ़ का किला है। यहाँ पे कहा जाता है गख्खर जाति रहती थी, बहुत ही बर्बर जाति होती थी, और बार बार ये शेरशाह सूरी के साम्राज्य पे हमला करती थी, आक्रमण करती थी। तो गख्खरों से बचने के लिए या उनके दमन के लिए झेलम नदी के किनारे शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किया था। तो यहाँ पे रोहतासगढ़ का किला बना दिया ताकि जो गख्खर हैं वो इधर ना आ सकें। और यहाँ किला बनाने के बाद यहाँ पे कुछ सैनिक तैनात कर दिए।
1542 में बंगाल सुधार, सूबेदार खिज़्र खां का दमन किया। भविष्य के विद्रोह रोकने हेतु बंगाल को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया। ये देखिए, अमीन बंगला, काजी फजीलात, ये प्रथम नियुक्त थे। तो बंगाल में इसने क्या सुधार किया? बंगाल को प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। कितने प्रशासनिक इकाइयों में? 47, ताकि वहाँ शासन प्रशासन अच्छे से चल सके। और वहाँ अमीन बंगला किसको नियुक्त किया? अमीन बंगला यानी कि बंगला का जो सूबेदार था वो किसको बनाया? शेरशाह ने काजी फजीलात को बनाया। मध्य भारत विजय और मुल्तान। 1542 में मालवा और ग्वालियर को जीत लिया और यहाँ के शासक थे मल्लू खां, या जिनको कादिर खां भी कहते हैं। तो अगर इसके अभियानों की बात हो तो सबसे पहला अभियान इसका ये था, इसको याद रखिएगा, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, यानी कि जो गख्खर जनजातियाँ थीं उनका दमन किया। तो पहला ये हो जाएगा 41 में। फिर 42 में दूसरा मालवा एवं ग्वालियर को जीत लिया और यहाँ के शासक मल्लू खान थे, जिनको कादिर खान भी कहते हैं। ये पराजय इनकी हो गई। 1543 में मुल्तान विजय, यहाँ के शासक हैबत खां थे। हैबत खां को मनसद ए आला की उपाधि दी गई। यहाँ बलूची परंपरा पर आधारित शासन स्थापित किया गया। 1543 में ही एक और अभियान हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, रायसीन का अभियान। रायसीन का अभियान, यहाँ के शासक पूरनमल थे और शेरशाह सूरी ने यहाँ पर आक्रमण किया। पूरनमल को धोखे से मार दिया, विश्वासघात किया और राजपूत स्त्रियों और बच्चों का कत्ल किया गया। और कहा जाता है शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक था। रायसीन विजय के दौरान शेरशाह ने क्या किया? बच्चे, बूढ़े, महिलाओं सबको मार डाला। तो यहीं पर कुतुब खां आत्महत्या कर लेता है। अब कुतुब खां आत्महत्या क्यों करता है? क्योंकि जब शेरशाह सूरी रायसीन पर आक्रमण करता है और बीबी, बच्चों, बूढ़े सबको मार डालता है, तो इसका जो बेटा कुतुब खां रहता है ये शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता है कि हमारे पिता इतने क्रूर हैं कि वो बच्चों और स्त्रियों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये आत्महत्या कर लेता है शर्मसार होकर। और इस अभियान को शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है, क्योंकि शेरशाह इतने अच्छे अच्छे काम करता है जनता की भलाई के लिए, लेकिन यहाँ पे जो नरसंहार करता है इससे इसकी छवि खराब होती है कहीं ना कहीं। फिर 1544 में एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध, मारवाड़ के शासक के खिलाफ। मारवाड़ के शासक थे मालदेव, तो मालदेव से इसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी का, और इसे गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। जैता और कूपा ये दो सेनापति रहते हैं मालदेव के, ये प्रतिरोध करते हैं शेरशाह सूरी का, लेकिन मारे जाते हैं। कहा जाता है मारवाड़ को जीतने में शेरशाह सूरी को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था, और शेरशाह सूरी का मानना है कि मारवाड़ उसके सबसे कठिन अभियानों में से एक था। और वो कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था, यानी मारवाड़ को जीतते जीतते मैं हिंदुस्तान की यानी दिल्ली की गद्दी खोने वाला था। ये शेरशाह स्वयं कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। तो यही कहना चाहता है कि मारवाड़ का अभियान इतना कठिन था कि एक समय ऐसा भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मारवाड़ को जीतने के चक्कर में मैं पूरे हिंदुस्तान को खो दूँ। तो उसी के लिए ये लाइन उसने बोला था। तो ये याद रखना, कभी कभी ये पूछा जाता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था, ये कथन किसका है? तो शेरशाह सूरी का है। और कब कहा था? मारवाड़ विजय के दौरान। फिर देखते हैं कालिंजर अभियान और शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान, इसको कहते हैं, 1545 में हुआ। यहाँ के शासक राजा कीर्ति सिंह थे, या कहीं कहीं कीरत सिंह लिखा होता है, ठीक है, कीर्ति सिंह या कीरत सिंह। अब कहा जाता है
इनकी एक नाचने गाने वाली महिला थी, उसको जो है प्राप्त करना चाहते थे और कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, शेरशाह ने आक्रमण कर दिया। अब तोप चलाया जा रहा था गोले बारूद से किले को तोड़ने के लिए। तभी एक गोला दीवार से टकराकर वापस आया और जहाँ पे शेरशाह के आसपास बारूद रखा था वहीं पे वो फट गया। बारूद के ढेर में विस्फोट हो गया और शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो ये शेरशाह का अंतिम अभियान था, कालिंजर विजय 1545 में। अब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा इस्लाम शाह शासक बनता है 1545 से 53 तक। इस्लाम खां या इसी को जलाल खां भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक नाम था जलाल खां और इस्लाम शाह भी इसी को कहते हैं। इसका एक और नाम था सलीम शाह। तो ये याद रखिएगा, इसका शासनकाल 1545 से 53 तक रहता है। दरबार में अनुशासन को ये महत्व देता है। दरबार में जूतों का सम्मान और हर शुक्रवार को शाही आदेश का वाचन, यानी अपने सिंहासन पर जूते रखता था। ये देखिए, सिंहासन पर अपने जूते रखने वाला शासक कौन था, इस्लाम शाह। और ये जो भी आदेश देता था उस आदेश को हर शुक्रवार को जनता के सामने अधिकारियों द्वारा पढ़ा जाता था, यानी सुनाया जाता था। और इसने क्या काम किया, सैन्य सुधार में इसने श्रेणी प्रणाली लागू की। श्रेणी प्रणाली का मतलब यह है कि इसने सेना को इकाइयों में बांट दिया। जैसे 50 सैनिकों की एक इकाई बना दी, 100 सैनिकों की इकाई, 200 सैनिकों की इकाई, 250, 500, ऐसे सैनिकों का अलग अलग गुट बना दिया, यानी श्रेणी विभाजन कर दिया। और यही आगे चलकर मनसबदारी प्रथा का कहीं ना कहीं आधार बनता है, जो अकबर लागू करता है। तो अकबर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्यवंश से ग्रहण करता है, चाहे भू राजस्व व्यवस्था हो, मनसबदारी प्रथा हो या सार्वजनिक कार्य हो, बहुत सारी चीज़ें अकबर सूर्यवंश के शासकों से ग्रहण करता है। कानूनी संहिताकरण, तो इस्लामिक कानूनों को लिखित रूप प्रदान करने वाला प्रथम शासक इस्लाम शाह ही था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद फिरोज शाह शासक बनता है। इस्लाम शाह का पुत्र फिरोज शाह शासक बनता है, लेकिन इसकी हत्या इसके मामा मुबारिज खां कर देते हैं। ध्यान से सुनिए, जब शेर शाह की मृत्यु हुई तो कौन शासक बना, इस्लाम शाह। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह शासक बना। फिरोज शाह का हत्या कौन करता है, फिरोज शाह की हत्या मुबारिज खां। मुबारिज खां ये फिरोज शाह का मामा था। ये जो मुबारिज खां है ये फिरोज शाह की हत्या कर देता है और आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद आदिल शाह। और इसी मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था विक्रमादित्य हेमू, या जिसको हेमचंद्र भी कहते हैं। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो सूर्यवंश जो था इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद कई भागों में टूट गया। अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग शासक आ गए। जैसे ये देखिए, ये जो पंजाब का आसपास का क्षेत्र था, यहाँ सिकंदर शाह सूर शासन करने लगा। फिर यहाँ पे देखिए आगरा के आसपास का क्षेत्र इब्राहिम शाह, और यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे आदिल शाह आ गया, यानी हेमू आ गया, और बंगाल में मोहम्मद शाह। तो ये पूरा का पूरा जो है सूर्यवंश का जो साम्राज्य है पूरा बिखर गया, यहाँ पे अलग अलग शासन करने लगे। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है और हुमायूं द्वारा मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की जाती है, जो मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में। तो शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखनी है, शेरशाह सूरी को अकबर का क्या कहा जाता है, पूर्वगामी। ये एक सुधारक था, रिफॉर्मर। सल्तनत कालीन व्यवस्था को सुधारा और नवीन रूप दिया। यानी जो सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत के समय जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, शेरशाह सूरी उसी को सुधार करके लागू कर देता है, कोई अलग प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बनाता है। निर्माता की बात करें तो अकबर और टोडरमल के लिए आधार तैयार किया। अकबर आगे चलकर शेरशाह सूरी की ही नीतियों को
सुधार करके लागू करता है। डॉक्टर कानूनगो एक इतिहासकार हैं, कहते हैं अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला था शेरशाह। अकबर से भी श्रेष्ठ रचनात्मक बुद्धि वाला कौन था? शेरशाह था, ये कानूनगो कहते हैं। एक हैं डॉक्टर परमात्मा शरण, ये कहते हैं शेरशाह सूरी मौलिक व्यवस्थापक नहीं बेहतरीन सुधारक था। क्या था? मौलिक व्यवस्थापक नहीं बेहतरीन सुधारक था। शेरशाह एक व्यवस्था सुधारक थे, ना कि आविष्कारक। केंद्रीय प्रशासन, अब हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसका प्रशासन त्रिस्तरीय था, यानी केंद्र था, फिर उसके नीचे प्रांत और फिर स्थानीय शासन। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्र में 4 मुख्य पद होते थे। जैसे आज केंद्र में हमारे यहाँ भारत में वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, ऐसे कई मंत्री होते हैं। तो ऐसे ही शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख पद होते थे। पहला होता था दीवान वजारत, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं। दीवान वजारत क्या था? ये वित्त विभाग था। वित्त विभाग, और इसका जो मुखिया होता था वो प्रधानमंत्री होता था, जिसको वजीर भी कहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी चीज़ें यही देखता था। जैसे पैसे का लेन देन, वित्तीय संबंधी कोई भी निर्णय लेना है तो दीवान वजारत विभाग ही लेता था। और अन्य जो विभाग होते थे उनके कार्यों की देखभाल करने का काम भी दीवान वजारत ही करता था। ठीक है, जो छोटे छोटे विभाग होंगे उन विभागों के कार्यों की देखरेख कौन करेगा? दीवान वजारत यानी वजीर करेगा। फिर दूसरा होता था दीवान आरिज, ये सैन्य विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट। और ये जो है भर्ती करने को छोड़कर बाकी सारा काम करता था, यानी सैनिकों की भर्ती नहीं करता था, बाकी सारा काम दीवान आरिज करता था। और इसका जो मुखिया होता था दीवान आरिज का, वो अर्ज मुमालिक होता था। आरिज ए मुमालिक या अर्ज ए मुमालिक, जो सेना प्रमुख होता था। लेकिन याद रखिएगा वो भर्ती नहीं करता था सैनिकों की, क्योंकि भर्ती करना शेरशाह सूरी का काम था, स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। तो दीवान आरिज का काम होता था जैसे सेना को अनुशासित रखना, युद्ध सामग्री उपलब्ध कराना और खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें दीवान आरिज का जो मुखिया होता था अर्ज मुमालिक वो करता था। फिर एक विभाग और था दीवान रसालत, इसे विदेश मंत्रालय कहते हैं। तो इसका काम था अन्य राज्यों से संबंध बनाना पत्राचार के माध्यम से, यानी संदेश लेना, संदेश देना, विदेशी राज्यों से संबंध बनाना, संधि करना, ये सब काम दीवान रसालत का था। एक और डिपार्टमेंट था दीवान इंसा। दीवान इंसा क्या करता था? राजा जो भी आज्ञा देता था उसको लागू कराता था, उसका लेखन करता था, लिख करके जो भी राजा आदेश देता था उसको लिखता था और फिर जनता को उससे अवगत कराता था, यानी शाही घोषणाओं को या आज्ञाओं को लिखता था और फिर जनता में प्रसारित करता था। तो ये दीवान इंसा का काम। अन्य अधिकारी जैसे दीवान काजी था, ये न्याय विभाग से संबंधित था। दीवान बरीद, ये गुप्तचर विभाग था। दीवान बरीद क्या था? गुप्तचर विभाग। और यहाँ इस विभाग का प्रमुख होता था बरीद ए मुमालिक। तो राज्य में कहीं भी विद्रोह की स्थिति ना बने, कोई षड्यंत्र ना रचा जाए, इसके लिए जगह जगह पर शेरशाह सूरी ने अपने गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो हर पल की जानकारी शेरशाह सूरी तक पहुंचाते थे। तो ये इसका केंद्रीय प्रशासन था और सारी शक्तियां शेरशाह सूरी के हाथों में होती थी, यानी एक प्रकार से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों शक्तियां शेरशाह सूरी के हाथों में होता था। लेकिन फिर भी सहयोग के लिए उसने कुछ विभाग की स्थापना की थी। प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं तो प्रांत क्या थे? अब जैसे एक इतिहासकार हैं कानूनगो, ये कहते प्रांत थे ही नहीं, सीधे सरकारें थीं, यानी ज़िले थे। जैसे आज अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ कोई प्रांत नहीं है, ब्रिटेन है, एक देश है, फिर वहाँ सीधे ज़िले आ जाते हैं। तो ऐसे ही कानूनगो इतिहासकार जो हैं वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी के
साम्राज्य में प्रांत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सीधे सरकारें आ जाती थीं। सरकारें का मतलब जिला। जबकि अन्य इतिहासकार कहते हैं कि प्रांत थे और प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। बंगाल विशेष व्यवस्था। अब बंगाल में विशेष व्यवस्था था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ असैनिक अधिकारी अमीन बंगला का शासन था। मैंने आपको बताया था काजी फजीलात जो थे वो पहले अमीन बंगला नियुक्त हुए थे। तो बांग्लादेश जो था, बंगाल जो था, इसको 47 भागों में बांट दिया गया था और यहाँ एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसको अमीन बंगला कहते थे, और इसका उद्देश्य था सैन्य विद्रोह को रोकना। तो ये बंगाल की व्यवस्था अलग थी। जबकि जो अन्य राज्य थे उनको प्रांत कहते थे, और वहाँ के जो गवर्नर होते थे वे हाकिम या फौजदार कहलाते थे। पंजाब में प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, यानी स्वयं शेरशाह सूरी नियंत्रण रखता था पंजाब में। तो सबसे पहले साम्राज्य था, फिर इक्ता यानी प्रांत था, और प्रांतों के नीचे सरकार यानी जिला होता था। कुल सरकारें 66 थीं। यह अब्बास खां शेरवानी कहते हैं कि टोटल 66 जिले थे। अब सरकार में अधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक सिकदार शिकदारान होता था, यह सैनिक अधिकारी होता था, कानून व्यवस्था और फौजदारी न्याय। और एक होता है मुंसिफ मुंसिफान, ये राजस्व अधिकारी होता था, राजस्व संग्रह, लेखा जोखा और दीवानी मुकदमे। अब इसको समझ लीजिए ध्यान से, फौजदारी और दीवानी क्या है। तो ये जो सिकदार शिकदारान था, ये ज़िले में एक अधिकारी था, और कानून व्यवस्था देखना यानी पुलिस प्रशासन, मारपीट कहीं होगा। फौजदारी का मतलब क्या होता है? मारपीट, लड़ाई, कत्ल, हत्या, चोरी डकैती अगर जैसी घटनाएं घटती हैं तो उसका न्याय कौन करेगा? सिकदार शिकदारान करेगा। अब मुंसिफ मुंसिफान जो था, इसका काम था राजस्व कलेक्ट करना, यानी टैक्स वगैरह वसूलना, लेखा जोखा करना यानी हिसाब किताब रखना, और दीवानी मुकदमे देखना। दीवानी मुकदमे का मतलब ये होता है कि ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मुकदमा है, उत्तराधिकार से संबंधित, शादी विवाह, तलाक से संबंधित जो मुकदमे हैं वो मुंसिफ मुंसिफान देखेगा। तो दीवानी और फौजदारी में यही अंतर होता है। फौजदारी में मारपीट, कत्ल, चोरी डकैती होती है, और दीवानी में क्या होता है? शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ज़मीन जायदाद का बंटवारा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सरकार हो गया, सरकार से नीचे परगना। परगना यानी तहसील था। कुल 1,13,000 परगने थे, और इसमें 4 अधिकारी होते थे। एक होता था सिकदार, ये शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था, यानी पुलिस जैसी शक्तियाँ इसके पास होती थी। फिर दूसरा होता था अमीन, या जिसको आमिल बोलते हैं, ये लगान वसूली करता था तहसील में, और न्याय का काम भी करता था, भूमि का मापी भी करता था। तो आमिल का काम क्या होता था, या अमीन का काम क्या होता था? भूमि की पैमाइश कराना यानी भूमि को मापना, लगान वसूली और न्याय। एक होता था खजांची, जिसको फौजदार भी बोलते हैं, और चौथा होता था कारकुन, जिसको लिपिक बोलते हैं, एक हिंदी और एक फारसी रिकॉर्ड के लिए। अब लिपिक क्या होता था? जैसे जो भी सरकारी आदेश लागू किए जाते थे या जो भी काम होता था लेखा जोखा पैसे का, उन सबको लिखित रूप देने का काम लिपिक करता था। लिपिक का मतलब यह है कागजी कार्रवाई करना, यानी किसके पास कितना खेत है, कितना टैक्स दे रहा है, ये सब लिखित रूप में करने का काम कारकुन करता था, लिपिक। इसको क्लर्क भी बोलते हैं। अब परगने से नीचे ग्राम था, स्थानीय उत्तरदायित्व था। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? मुकद्दम या मुखिया, यानी जो गांव का प्रमुख होता था वो मुकद्दम कहलाता था, उसी को मुखिया कहते हैं। और स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू था। स्थानीय उत्तरदायित्व क्या होता था? यदि गांव या सड़क पर कोई अपराध होता तो अपराधी को पकड़ने या क्षतिपूर्ति करने की जिम्मेदारी मुकद्दम की ही होगी। कहने का मतलब, मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई अधिकारी तैनात है, तो अगर उस क्षेत्र में कोई चोरी डकैती होती है तो उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उस चोर को पकड़े और जिसका सामान गायब हुआ है उसको वो सामान बरामद करके वापस करे।
और अगर चोर को नहीं पकड़ पाता वो अधिकारी तो अपने पैसे से अपने तरफ से उस चीज़ को जनता को दे, यानी उसकी क्षतिपूर्ति स्वयं अधिकारी करेगा। तो इसी को स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा गया कि भाई क्षतिपूर्ति जो है सरकार नहीं करेगी, जिस अधिकारी की नियुक्ति उस क्षेत्र में होगी वही उस माल को बरामद करेगा, उस चीज़ को बरामद करेगा, या फिर अगर चोर को नहीं पकड़ पाता तो खुद से वो सामान खरीद के जनता को दे। परिणाम, सड़कों पर अपराध लगभग समाप्त हो गया था। शेरशाह ने पंचायतों को वैधानिक मान्यता भी दी थी। तो मतलब कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय चोरी डकैती बहुत नाम मात्र की थी, कहीं भी किसी को कोई भय नहीं होता था। एक बूढ़ी औरत भी सिर पे सोने की गट्ठर लेकर और सुनसान रास्ते पे चल सकती थी, यानी कि इतना ज़्यादा भयमुक्त प्रदेश था। बूढ़ी औरत है, वृद्ध औरत है और सिर पर सोने की गट्ठर लेकर चल रही है सुनसान रास्ते पर, कोई उसको लूटपाट नहीं कर रहा। फिर है प्रमुख शब्दावली। तो प्रमुख शब्दावलियों में जैसे अमीन बंगला, ये बंगाल का सैनिक गवर्नर होता था, यानी बंगाल का शासक। उक्का का मतलब होता है बारूद प्रक्षेपण यंत्र। तो यही जो उक्का है, यही हथियार चलाते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। मनसद ए आला, ये हैबत खां को दी गई उपाधि थी। शिकदारान, यह मुख्य जिला सैन्य अधिकारी होता था। मुंसिफ मुंसिफान, यह मुख्य जिला का राजस्व अधिकारी होता था। कारकुन, ये लिपिक होता था, हिंदी और फारसी में चीज़ों को लिखता था। और रायना क्या होता था, ये बाजरे के लिए प्रसिद्ध कहावत का संदर्भ है। शेरशाह सूरी की विरासत, तो एक सुधारक था, कानून, मुद्रा और सैन्य श्रेणियों का मानकीकरण किया। वास्तुकार भी था, जिसकी प्रशासनिक संरचनाएं जैसे सरकार, परगना, राजस्व को अकबर ने अपनाया और पूर्णता प्रदान की। तो यही सारी चीज़ें जो अभी शेरशाह सूरी लागू कर रहा है, इसी को बाद में अकबर लागू करेगा। तो इसीलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहते हैं। आगे हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी सेना के बारे में, गुप्तचर विभाग के बारे में, और इसकी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, सिक्कों के बारे में, मुद्राओं के बारे में, टैक्स के बारे में। सारी चीज़ें भी हम लोग को पढ़नी है। इसने बहुत सारी सड़कें बनवाई, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।